नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे राठौड़ वंश। राजस्थान में राठौड़ों की 3 शाखाएं थी, मारवाड़ राठौड़ वंश, बीकानेर राठौड़ वंश और किशनगढ़ राठौड़ वंश। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ राठौड़ वंश। मारवाड़ राठौड़ वंश के आदि पुरुष या संस्थापक राव सिंह थे, जो जयचंद गेड़वाल के पड़पुत्र थे। तो अब अपन देखेंगे कि राठौड़ कहाँ से आए, कैसे क्या हुआ। अब आप देखिए, ये राजस्थान है। यहां पड़ता है कन्नौज। कन्नौज का शासक जयचंद गेड़वाल। सन 1194 ईस्वी में संदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद गेड़वाल शहीद हो गए थे गोरी से लड़ते हुए। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय का हराने के बाद में गोरी एक बार फिर भारत पे आक्रमण करता है और जयचंद गेड़वाल को पराजित करता है। जयचंद गेड़वाल के शहीद होने के बाद में कन्नौज से धीरे धीरे राठौड़ निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कन्नौज पर गौरी का अधिकार हो जाता है। एक बार क्या होता है कि सन 1241 ईस्वी में राव सिंह पुष्कर अजमेर आई हुई थी अपने कुछ सैनिकों के साथ में। यहां पड़ता है पुष्कर अजमेर। और पाली से कुछ पालीवाल ब्राह्मण भी यहां आए हुए थे। पालीवाल ब्राह्मण व्यापारिक दृष्टि से बड़े मजबूत थे। यहां पाली में यहां पर बहुत ज्यादा व्यापार होता था, और यहां पर व्यापार तो होता था लेकिन लूटपाट ज्यादा थी। इस कारण राव सिंह को इन पालीवाल ब्राह्मणों ने आग्रह किया कि आप हमारे वहां चलो और हमारी सहायता करो, जो भी आपको टैक्स वगैरह लेना है वो हम देंगे और आप हमारे साथ चलो। पालीवाल ब्राह्मणों के आग्रह करने पर राव सिंह पाली आ गए, अपने कुछ सैनिकों के साथ पाली आ गए। और यहां पर हाथी कुंडी पाली में पड़ता है। हाथी कुंडी के आसपास अपने साम्राज्य की स्थापना की सन 1241 ईस्वी। सन 1241 ईस्वी से लेकर सन 1273 ईस्वी तक राव सिंह ने यहां पे शासन किया। 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी 1273 ईस्वी को पाली में तुर्कों का आक्रमण होता है। आक्रमण में राव सिंह शहीद हो जाते हैं। राव सिंह के शहीद होने के बाद में यहाँ पर तुर्कों से ब्राह्मण भी लड़ते हैं। हजारों की संख्या में ब्राह्मण शहीद हो जाते हैं और हजारों मण सूड़ा और हजारों मण जनेऊ के ढेर लग जाते हैं। ये युद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। आज दिन तक पालीवाल ब्राह्मण इस शौक के अंदर रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन नहीं मनाते। राव सिंह के शहीद होने के बाद में इनके पुत्र आस्थान जी खेड़ बाड़मेर आ जाते। खेड़ बाड़मेर आ जाते हैं। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी खेड़ बाड़मेर रही। आस्थान जी ने खेड़ बाड़मेर को राजधानी बनाया और अपने राज्य की यहीं पर स्थापना की सन 1273 ईस्वी में। 1273 ईस्वी से 1293 ईस्वी तक
आस्थान जी ने यहाँ पर राज्य किया। सन 1293 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए आस्थान जी शहीद हो गए थे। 1293 के बाद में राजा बनते हैं यहाँ पर दुहड़ जी। दुहड़ जी ने नागाना बाड़मेर में नागणेशी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेशी माता को चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं क्योंकि ये मूर्ति राव दुहड़ जी दक्षिणी भारत से लेकर आए थे और उस मूर्ति को चक्रेश्वरी माता की मूर्ति भी कहते हैं। इसके बाद में राजा बनते हैं ताड़ा जी। ताड़ा जी के बाद में राजा बनते हैं साड़ा जी और साड़ा जी के बाद में राजा बनते हैं सलखा जी। देखिए सलखा जी के दो पुत्र हुए, राव वीरम और मलिनाथ जी। राव वीरम को खेड़ बाड़मेर का राजा बनाया गया और मलिनाथ जी को मेवा नगर की जागीर दी गई। वर्तमान में मेवा नगर नाकोड़ा का क्षेत्र है और मलिनाथ जी बाद में संत बन गए थे, लोक देवता बन गए थे और इनसे संबंधित पशु मेला भी लगता है तिलवाड़ा के अंदर। चैत्र शुक्ला चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक इनके नाम से पशु मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने करवाई थी। अपने मोटा राजा जोधपुर के राजा थे, उस समय उन्होंने इस मेले की शुरुआत करवाई। अब देखिए वीरम के बाद में राजा बनते हैं चूड़ा। अब चूड़ा के समय क्या होता है, मंडोर पर आक्रमण हो जाता है तुर्कों का। मंडोर पर आक्रमण हो जाता है तुर्कों का। मंडोर का उस समय शासन प्रतिहारों के हाथ में था और प्रतिहार शासक इंद्रजीत उस समय राजा था। तो आप देखिए जोधपुर के अंदर मंडोर आता है। मंडोर का शासक इंद्रजीत प्रतिहार। यहां पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। तुर्कों के आक्रमण में इंद्रजीत पराजित हो जाता है और इनसे तुर्कों से परेशान होकर इंद्रजीत चूड़ा के पास जाता है और यहां पर इनके बीच में समझौता होता है। इंद्रजीत संधि के दौरान यह कहता है कि अगर अपन ने ये मंडोर जीत लिया तो मैं आपको मंडोर दहेज में दे दूंगा और अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। लेकिन इस मंडोर के आसपास में 84 गांवों की जागीरदारी मेरी है। 84 गांवों की जागीरदारी थी प्रतिहारों के उस समय। इसमें आप बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करोगे। राव चूड़ा ने इस बात को लेकर यस कर लिया और मंडोर पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। अब इनके पास में सेना थोड़ी कम थी, तुर्क यहां पर ज्यादा थे। इस कारण यहां से बैलगाड़ियां जा रही चारे की बैलगाड़ियां जा रही थी।
इन चारे की बैलगाड़ियों के साथ में इन्होंने अपनी भी बैलगाड़ियां डाल दी और ऊपर चारा भर दिया और नीचे अपने सैनिक छुपा दिए। ये सैनिक जैसे ही इस दुर्ग में गए, ताबड़तोड़ यहां पर आक्रमण किया और तुर्कों को समाप्त करके इस दुर्ग पर, मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में इंद्रजीत ने मंडोर को, चूड़ा को दहेज में दे दिया और अपनी पुत्री का भी विवाह किया। तो ये राठौड़ों की दूसरी राजधानी मंडोर रही। रावचूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया। अब देखो, तुर्क तो समाप्त हो गए, लेकिन मेवाड़ी भी यहां पर बार बार आक्रमण करती थी। मेवाड़ भी आक्रमण यहां पर बार बार करती थी। मेवाड़ का उस समय शासक राणा लाखा था। और राणा लाखा का पुत्र कुंवर चूड़ा था, कुंवर चूड़ा। अब देखो, चूड़ा की पुत्री हंसाबाई थी। चूड़ा की पुत्री हंसाबाई। हंसाबाई का संबंध रावचूड़ा ने राणा लाखा के दरबार में भेज दिया। जैसे ही पंडित जी यहां पर राणा लाखा के दरबार में लगन लेके गए तो राणा लाखा ने मजाक कर दी कि मैं तो अभी बूढ़ा हूं, मेरे लिए आप लगन लेके ही क्यों आए हो। पंडित जी ने कहा, मैं आपके लिए लगन लेके नहीं आया हूं राणा जी, आपके पुत्र के लिए लगन लेके आया हूं। इस बात से कुंवर चूड़ा मुकर गया कि मेरे पिता की बात हो गई है, चाहे कैसे भी हो, मैं अब हंसाबाई से शादी नहीं करूंगा। रावचूड़ा ने कहा, भले ही राणा लाखा शादी कर ले मेरी बच्ची से, लेकिन एक शर्त राणा लाखा को मंजूर करनी ही पड़ेगी। मेरी पुत्री का ही पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी रहेगा। अगर ये बात राणा लाखा मंजूर कर ले तो मैं मेरी पुत्री का विवाह राणा लाखा से कर दूंगा। राणा लाखा ने कहा, ये तो मैं मंजूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तराधिकारी कुंवर चूड़ा को घोषित कर चुका हूं। फिर कुंवर चूड़ा ने कहा कि आप पिताजी शादी करिए, और कुंवर चूड़ा ने जीवन भर कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली और मेवाड़ की राजगद्दी की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद में कुंवर चूड़ा मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। कुंवर चूड़ा मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। कुंवर चूड़ा राणा लाखा की शादी के बाद में मालवा चले जाते हैं, और राणा लाखा और हंसाबाई के हंसाबाई से मोकल नाम का पुत्र होता है, जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित होता है। इधर देखिए पीछे क्या होता है। रावचूड़ा के दो पुत्र होते हैं। एक का नाम रणमल, दूसरे का नाम कान्हा।
बड़ा रणमल था और छोटा कान्हा था। तो रावचूड़ा ने रणमल को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे रणमल नाराज हो गया और मेवाड़ चला गया। यहां आकर रणमल ने मेवाड़ शासन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। मेवाड़ शासन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और सारे के सारे कर्मचारी जो थे वो राठौड़ लगा दी। मेवाड़ियों को बिल्कुल जगह नहीं दी गई। कर्मचारी सारे के सारे राठौड़। इस कारण मेवाड़ के सामंत बड़े नाराज हुए और रणमल की हत्या की प्लानिंग बनाई, कैसे ही करके इसको समाप्त करना। एक रात्रि के समय रणमल को पूरी रात एक दासी के द्वारा शराब पिलाया गया और सुबह के समय रणमल की हत्या कर दी गई। सुबह के समय हत्या की तो उस समय क्या है कि पहले राज दरबार के अंदर सुबह के समय कवि कविताएं बोलते थे। तो जैसे ही रणमल की हत्या कर रहे थे तो एक कवि ने कविता बोली, जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए। रणमल का पुत्र जोधा उस समय यह भी मेवाड़ में था। जोधा को यह बात सुनाई दे दी। जोधा यहां से भाग गया, इधर मारवाड़ की तरफ आ गया। मारवाड़ आया, मंडोर आया, तो मंडोर पे यहां पर मेवाड़ियों का शासन था। क्योंकि कान्हा थोड़ा उदंडी टाइप का था। एक बार करणी जी कहीं तपस्या कर रहे थे तो कान्हा वहां चला गया। कान्हा ने सीधा पूछा कि मैं मरूंगा कब। करणी जी ने कहा, कोई अच्छी बात पूछ लेने यार, मरने की क्यों पूछ रहा है। इसने कहा, नहीं, मेरे को यही बताओ कि मैं मरूंगा कब। तो कि तू अभी मर जाएगा। कान्हा ने कहा, मैं तो जिंदा हूं, तो तू ऐसा कर, ये लाइन पार कर दे, तू समाप्त हो जाएगा। कान्हा ने जैसे ही ये लाइन पार की, कान्हा समाप्त। कान्हा जैसे ही समाप्त हुआ, पीछे मेवाड़ियों का यहाँ अधिकार हो गया। राव जोधा यहाँ पर आते हैं मेवाड़, लेकिन यहाँ पर रोकने की जगह नहीं थी। राव जोधा ने यहाँ पर आक्रमण शुरू किए बार बार, लेकिन अधिकार नहीं हो रहा था, विजय इनको मिले ही नहीं। राव जोधा परेशान हो गए। एक दिन किसी के घर पे गए। घर पे जाके बोला, माता जी, घर में एक बुढ़िया थी। वहां जाकर बोला, माता जी, मेरे को बहुत भूख लगी है, थोड़ा बहुत कुछ भोजन वगैरह हो तो मेरे को दे दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, भोजन वगैरह कुछ है नहीं, राबड़ी है, वो तू खाना चाहता तो खा सकता है। राव जोधा ने कहा, कुछ भी हो लेके आ जाओ। तो कि अभी बन रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसी है वैसी लेके आ जाओ। बुढ़िया जैसे ही गरम गरम वो राबड़ी लेके आई, जैसे ये थाली है, और इसमें ये राबड़ी है। राव जोधा सीधा यहां हाथ डाला, गरम गरम जैसे हाथ डाला तो हाथ जल गया। बुढ़िया ने कहा, राव जोधा की तरह कैसे क्या कर रहा है, तो सीधा यहां पे हाथ डाल रहा है। तू ऐसा कर, यहां से किनारे किनारे से खाना शुरू कर। किनारे से खाना शुरू करेगा
तो यहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी होगी तो वैसे वैसे तू आगे हाथ डालता जा और खाता रहे। तो राव जोधा ने पूछा कि राव जोधा क्या करता है, कि राव जोधा सीधा मंडोर पे आक्रमण करता है। तो राव जोधा को क्या करना चाहिए? राव जोधा को मंडोर से पहले जो भी जागीरदारी क्षेत्र है वहां पे इसको आक्रमण करना चाहिए, और वहां पर अगर आक्रमण करेगा तो ये कुछ क्षेत्र यहां पे जीत जाएगा, और वहां पर अधिकार करके फिर ये मंडोर पे आक्रमण करे तो ये जीत सकता है। राव जोधा आक्रमण करने से पहले साकू गांव गए। यहां पर हड़बू जी तपस्या कर रहे थे। हड़बू जी यहां पर तपस्या कर रहे थे। हड़बू जी से किसी ने कहा, हड़बू जी से आप आशीर्वाद ले लो तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी। हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी के कहने पर हड़बू जी ने यहाँ पर तपस्या शुरू कर दी, और यहाँ पर पंगु गायों के लिए चारा भी लेके आते थे। हड़बू जी की वहाँ पर आज दिन तक छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है, न कि हड़बू जी के मूर्ति की। जैसे ही जोधा हड़बू जी के पास आए, हड़बू जी को पहले ही पता चल गया था, क्योंकि हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता और भविष्यवेता थे। हड़बू जी ने कहा, बेटा चल ठीक है, आ गया, तू जीत जाएगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। आप ऐसे करो, मैं आपको कुछ मूंग के दाने देता और एक कटार भेंट करता, तू इसको सीधे सीधे निगल जा मूंग के दानों को। जब तक तेरे पेट में ये मूंग के दाने रहेंगे तू आक्रमण करते जाना और तेरी जीत होती रहेगी। राव जोधा ने ऐसा ही किया और आक्रमण करते 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 मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में देखिए, राव जोधा का शासन (1439) ईस्वी से 1492 ईस्वी तक चलता है। राव जोधा और मोकल के पुत्र कुंभा के मध्य आवल व बावल की संधि होती है। क्योंकि मंडोर पर एक बार तो राव जोधा ने अधिकार कर लिया, लेकिन कुंभा शक्तिशाली राजा था, वो दोबारा भी आक्रमण करके मंडोर को जीत सकता था। लेकिन हंसाबाई के कहने पर कुंभा ने राव जोधा के साथ में आवल व बावल की संधि कर ली। आवल व बावल, जहां तक बबूल के पेड़ रहेंगे वहां तक मारवाड़ रहेगा, और जहां से आंवले के पेड़ शुरू हो जाएंगे वहां से मेवाड़ शुरू हो जाएगा। पाली से निकलते ही ये आंवले के पेड़ शुरू हो जाते हैं और वहां से मेवाड़ शुरू हो जाता है।
उसके बाद में राव जोधा ने एक दुर्ग बनाने का निर्णय लिया। जोधपुर में एक चिड़िया टूंक पहाड़ी है। मारवाड़ का नाम बदलकर सन 1933 ईस्वी में महाराजा उमेद सिंह ने जोधपुर कर दिया था। चिड़िया टोंक पहाड़ी, यहां पर चिड़ियानाथ जी तपस्या कर रहे थे, लेकिन राव जोधा को यहां पर दुर्ग निर्माण करना था। चिड़ियानाथ जी से बात की कि बाबा जी आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, आपकी धूनी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है और बार बार बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षित जगह होने के कारण मैं यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करूँगा। चिड़ियानाथ जी ने कहा यहाँ पर आप दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी धुनी भी है। बाबा राव जोधा ने कहा आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, बाकी कोई हमारे लायक कोई जगह है नहीं। चिड़ियानाथ जी इस बात से बड़ी नाराज हुए और धुनी तो हटा ली, लेकिन जाते जाते कहा कि अगर इस पहाड़ पर दुर्ग का निर्माण किया तो यहां पर सबसे पहले पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा और मारवाड़ का कोई भी राजा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगा। इससे राव जोधा बड़ा चिंतित हुआ और विचार करने लगा कि दुर्ग बनाए या नहीं बनाए। किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, करणी जी के हाथ से इस दुर्ग की नींव रखवा दो, जिससे यहां का पानी तो सूखेगा ही नहीं। इन्होंने राव जोधा ने करणी जी से आग्रह किया और 12 मई 1459 ईस्वी को इस दुर्ग की नींव रखी गई और राव जोधा के द्वारा निर्माण शुरू करवाया गया। इस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ वर्तमान में ये जोधपुर में है। इसके बाद में राव जोधा ने के पुत्र हुए राव सातल। इनका शासन 1492 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक चलता है। इनके समय एक घटना होती है, पीपाड़ से अजमेर का शासक मलूक खां का सेनापति गुडला खां 141 तीजड़ियों का यहां से अपहरण कर लेता है पीपाड़ सिटी से। राव सातल और गुडला खां के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में गुडला खां का सिर काट दिया जाता है और पूरे शहर में घुमाया जाता है। उसी की याद में आज दिन तक गुडला त्योहार मनाया जाता है। गुडला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्णा अष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक। इस गुडला खां का सिर का प्रतीक आज दिन तक मटका सिर पर रखकर महिलाएं
पूरे शहर में घुमाती है, उस मटके के ऊपर छेद करती है। इस गुडला खां के सिर के ऊपर छेद कर दिए थे और ये बताया, ये संदेश दिया कि अगर किसी ने स्त्रियों के साथ में बदतमीजी की, जैसे गुडला के साथ में किया था, वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। इस युद्ध में राव सातल के ज्यादा घाव लग गए थे, इस कारण ये जल्दी ही इनका देहांत हो जाता है। राव सातल के बाद में राजा बनते हैं राव शुजा। 1492 ईस्वी से 1515 तक, 1515 ईस्वी तक इनकी नेतृत्व समझा बेहद कमजोर थी। इनके समय मारवाड़ की सीमाएं बहुत सिमट गई थी। 1515 में इनका देहांत हो जाता है। इसके बाद में राजा बनते हैं राव गांगा। राव गांगा 1515 से लेकर 1532 ईस्वी तक इन्होंने जोधपुर में गंगेलाव तालाब, गंगा बावड़ी, गंगश्याम मंदिर का निर्माण करवाया और राणा सांगा की पुत्री पद्मावती से विवाह किया और खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। अपनी ओर से अपने पुत्र मालदेव को भेजा खानवा के युद्ध में 4000 सैनिकों के साथ में, और इन्होंने अपने राज्य की फिर सीमाएं बढ़ाई, इधर जालोर, बीकानेर और जैसलमेर और नागौर तक। इनके समय जालोर दुर्ग को लेकर सिकंदर खां और गजनी खां के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में राव गांगा सिकंदर खां का साथ देते हैं और सिकंदर खां को वहां का जागीरदार बनाते हैं और जालोर दुर्ग अपने अंडर में ले लेते हैं। इसके बाद में 1529 ईस्वी में एक युद्ध होता है। इधर राव गांगा बीकानेर शासक राव जैत सिंह, इधर दौलत खां और शेखा। विजयी बराबर राव गांगा। इस युद्ध में राव गांगा जीत जाता है। इस युद्ध में मेड़ता का शासक वीरमदेव राठौड़ एक हाथी लेकर आता है, दारिया जोश। ये हाथी मालदेव को पसंद आ जाता है। मालदेव इस हाथी को वीरमदेव राठौड़ से मांगता है, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया। लेकिन राव गांगा के कहने पर
वीरमदेव राठौड़ ने यश किया और कहा कि अगर मालदेव मेरे साथ में मेड़ता चले और ससम्मान मैं इनका स्वागत करूंगा और उसके बाद में इनको भोजन वगैरह करवा के दारिया जोश हाथी दे दूंगा। मालदेव ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं मेड़ता कभी नहीं चलूंगा और यहीं से आपको यह हाथी देना पड़ेगा। वीरमदेव राठौड़ ने यहाँ से हाथी तो रवाना कर दिया, लेकिन जोधपुर आते आते इस हाथी की मृत्यु हो जाती है। मालदेव और वीरमदेव राठौड़ के बीच में उस समय से ही अनबन शुरू हो गई थी। बाद में इनके बीच में संघर्ष होता है, वो मालदेव के समय अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि राव गंगा खिड़की से देख रहे थे, दुर्ग की खिड़की से कुछ देख रहे थे। पीछे से मालदेव आया और पैरों से पैर गंगा के ऊपर की ओर नीचे पटक दिया। नीचे पटकने पर राव गंगा का देहांत हो गया और मारवाड़ का राजा मालदेव बन गया। मालदेव इतिहास में, मारवाड़ राठौड़ इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। 1532 ईस्वी से मालदेव का शासन शुरू हो जाता है। मालदेव को अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।